नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और युद्ध के क्षेत्र से आ रही वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फिनलैंड को नेटो सदस्यता मिलने पर रूस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। कोला पेनिनसुला में रूसी न्यूक्लियर बेस हाई अलर्ट पर है। कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात रूसी सबमरीन आईसीबीएम हाइपरसोनिक मिसाइल। नेटो विस्तार रूस के प्रति आक्रामक रवैया है, ये कहा है पुतिन ने। पुतिन मानते हैं कि नेटो का विस्तार रूस के प्रति एक आक्रामक रवैये को दर्शाता है और इसी वजह से उन्होंने रूस के सभी हथियारों को पूरी तरह से तैनाती पर आगे बढ़ा दिया है। पुतिन ने महाविनाश की जिस घड़ी के बारे में चेतावनी जारी की थी वो आ चुकी है। रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस से लेकर बाल्टिक सागर तक न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल फिनलैंड को नेटो सदस्यता दी जा चुकी है। फिनलैंड रूस के बॉर्डर से सटा हुआ देश है। इसका मतलब है कि अमेरिका के परमाणु हथियारों का रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाना। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने स्पष्ट कह दिया है कि खतरा होने पर रूस पहला न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है। कोला न्यूक्लियर बेस पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। विनाशक बवंडर कभी भी शुरू हो सकता है। जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका ने रूस के बॉर्डर तक नेटो का विस्तार कर लिया। नेटो के सदस्य 30 से 31 हो चुके हैं। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने का रास्ता साफ हो चुका है। आधिकारिक घोषणा बाकी है। 30 मार्च को तुर्की की संसद ने फिनलैंड को नेटो की सदस्यता की मंजूरी दे दी। हंगरी के बाद तुर्की ही नेटो सदस्य देश था जिसकी मंजूरी फिनलैंड को मिलना बाकी था। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने नेटो सदस्यता मिलने पर खुशी जताई। ट्वीट करके सहयोगी देशों को धन्यवाद कहा। लेकिन नेटो के इस विस्तार ने यूरोप को परमाणु विनाश के और करीब ढकेल दिया है। नेटो का सदस्य बनना यूक्रेन की हट थी और इस हट को तोड़ने के लिए रूस ने युद्ध शुरू किया। पुतिन के राजदूत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यूरोप के देश ये न सोचें कि नेटो सदस्यता मिलने का मतलब सुरक्षा होगा, बल्कि इसके उलट नेटो के नए सदस्य देशों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रूस और अमेरिका के बीच अब सीधे परमाणु युद्ध की आशंका गहरा गई है, क्योंकि अमेरिका के परमाणु हथियारों का अब रूस के बॉर्डर पर पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। और आइए अब आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं कि दरअसल नेटो का खतरा रूस के लिए कितना करीब पहुंच चुका है। देखिए ये वो मैप है और इस मैप को समझिए, ये रूस की वो सीमा है जो फिनलैंड से लगती है। हालांकि स्वीडन की सीमा सीधे तौर पर रूस से नहीं लगती है, लेकिन ये पूरी जो सीमा है, इसको जिस सीमा को आप देख रहे हैं, ये 1340 किलोमीटर की सीमा है। इस मैप के जरिए आपको ये समझ आ रहा होगा कि नेटो का खतरा रूस के दरअसल कितने करीब तक पहुंच गया है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा का विस्तार हो गया, यानी ये सीमा भी अब नेटो की सीमा हो गई, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर की लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस कोला पेनिनसुला से सटा हुआ है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस भी है। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वहां पर नॉर्वे है जो पहले से ही नेटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी हुई है। यानी बाइडेन ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेरेबंदी पूरी कर दी है। यानी ऊपर नॉर्वे है और नीचे इधर फिनलैंड की तरफ से कोला पेनिनसुला को पूरी तरह से घेर दिया गया है और ये बहुत अहम बेस है रूस के लिए। लेकिन रूस के कोला न्यूक्लियर बेस पर उसके सबसे अहम हथियार तैनात हैं। वो भी आइए आपको बताते हैं किस तरह के हथियार हैं। यानी न्यूक्लियर सबमरीन यहां पर तैनात है। इसी बेस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन भी तैनात है। वॉरशिप से फायर होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल जिरकॉन भी यहां कोला पेनिनसुला में तैनात है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर्मत और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी इसी बेस पर मौजूद है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी इसी बेस पर रखी गई है। ये वो तमाम मिसाइलें हैं जिनका जिक्र हम बार बार समय समय पर करते रहे हैं। आर्कटिक सागर रूस का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। आर्कटिक में रूस के जितने सैन्य ठिकाने हैं उतने सभी नेटो देशों के मिलाकर भी नहीं हैं। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं।
2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहाँ एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों से ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक में रूस को घेरने का मतलब है पुतिन को उकसाना। यूक्रेन पहले ही न्यूक्लियर हथियारों की मांग करके रूस को उकसा चुका है और अब नेटो विस्तार के बाद रूस ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती महाविनाश को दावत होगी। नेटो का विस्तार रूस को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए मजबूर करने वाला है। रूस की स्ट्राइक आर्कटिक बेस से ही शुरू हो सकती है। आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्बर तक तैनात है। रूस ने पहले ही आगाह किया था कि अगर उसके पड़ोसी देश नेटो से जुड़े तो महाविनाश तय है। रूस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर में रूस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। युद्धपोत से टारगेट तबाह करने की प्रैक्टिस की जा रही है। वॉरशिप से रूस ने बाल्टिक सागर के तट पर अपने एम्फीबियन टैंक यानी पानी और जमीन दोनों पर काम करने वाले टैंक उतार दिए हैं। बाल्टिक सागर से बैरेंट्स सागर तक बारूदी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक इशारा और समंदर से महाविनाश का बवंडर शुरू हो जाएगा। 30 मार्च को ही रूस अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस की वॉर ड्रिल भी शुरू कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े और लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। पुतिन ने सेना भर्ती के दस्तावेजों पर साइन कर दिए हैं और इसी के साथ ही अप्रैल से जुलाई तक के महीने में 1,47,000 रूस सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने वाला है। पुतिन के वॉर प्लान के बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस दावा कर चुका है कि रूस जमीन, आसमान और समंदर में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। खास तौर से इस साल रूस समंदर से सुपर न्यूक्लियर पोसाइडन अटैक कर सकता है। जिस तरह की आशंकाएं जताई गई हैं, अब उनके सच होने का डर बढ़ रहा है। इसीलिए अमेरिका भी यूरोप में बड़ी युद्धक तैयारी में जुट गया है। रोमानिया की नेवी के साथ कई देशों की सेनाएं डेन्यूब नदी में युद्धाभ्यास कर रही हैं। बाल्टिक, बैरेंट्स सागर से लेकर डेन्यूब नदी तक बारूद बरस रहा है। नेटो सेनाएं रोमानिया बॉर्डर पर रूस से मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। नेटो और रूस के विस्तार की ये जंग दुनिया पर संकट बनती जा रही है। रूस की विनाशक तैयारी और नेटो का डिफेंस दुनिया के मन में परमाणु विनाश का डर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का आगाज हुआ, जिसका मकसद था विनाशक हथियारों की होड़, खुद को ताकतवर बनाने की सनक। मगर रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लग चुकी है। कई सारे मुल्क खुद को परमाणु संपन्न देश बनाने में जुट गए हैं। जानते हैं क्यों? 2023 में बढ़ते एटमी वॉर के खतरे के चलते, रूस के आक्रामक तेवरों के चलते। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। В последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности. जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से बढ़ाने में कई देश जुट चुके हैं। शक्तिशाली देश तो छोड़िए, दुनिया के नक्शे में मौजूद अदने से मुल्कों में परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी है। जानते हैं क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका के चलते, साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे के चलते। वॉर जोन से जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से परमाणु हथियारों की मांग की है। पोलैंड ने भी यूएस से न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड की है। यूक्रेन और पोलैंड का महाशक्ति अमेरिका से हथियारों की मांग करना जायज है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन और पोलैंड पर एटमी हमले की वार्निंग दी जा रही है। क्या परमाणु संघर्ष का खतरा बीत गया है? नहीं, यह खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ गया है। हर दिन जब यूक्रेन को विदेशी हथियार दिए जा रहे हैं, तब परमाणु सर्वनाश करीब भी आता है।
इतना ही नहीं, पोलैंड समेत नेटो के कई देशों पर हमला करने के लिए पुतिन ने बेलारूस को परमाणु हथियार दिए हैं। रूस से मिले परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर बेलारूस सरेआम पोलैंड और लिथुआनिया को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। दरअसल यूक्रेन के मददगारों को तबाह करने के लिए पुतिन ने बेलारूस की जमीन को चुना है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस में रूस ने स्कंदर मिसाइलों को तैनात किया है, जिसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, वो भी एटमी वॉरहेड के साथ। ऐसे में अगर बेलारूस के बॉर्डर से पुतिन ने स्कंदर मिसाइल दागी तो उसकी चपेट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के साथ साथ 80% इलाका होगा। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विनियस भी स्कंदर के एटमी हमले में तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया का कुछ हिस्सा भी स्कंदर के एटमी प्रकोप में झुलस जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस के लिए पोलैंड और यूरोप के बाकी देशों पर हमला करना आसान नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव किए थे और ये सभी देश नेटो के सदस्य थे और अमेरिका के सहयोगी। जानते हैं पेंटागन ने अपने परमाणु वेपन्स की तैनाती कहां-कहां की थी, इसे मैप के जरिए समझिए। जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, जहां महाशक्ति अमेरिका ने अपने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात किया था। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने अपने सहयोगी यूरोपीय देशों से अपने अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करने के लिए भी कहा था। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल अमेरिकी देश निकारागुआ पुतिन के खेमे में आ चुका है। निकारागुआ ने बेलारूस में एटम बम तैनात करने के पुतिन के फैसले का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, निकारागुआ ने पुतिन से बड़ी डिमांड भी की है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। निकारागुआ ने पुतिन से एटमी वेपन्स की मांग की है ताकि सेंट्रल अमेरिका में रूस की पकड़ मजबूत हो सके, पैसिफिक और अटलांटिक सी में रूस का दबदबा बढ़े। दुनिया के नक्शे में मौजूद निकारागुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके एक तरफ अटलांटिक सागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। और अगर पुतिन ने निकारागुआ की अपील को, उसके न्योते को स्वीकार कर लिया तो यकीनन इससे महाशक्ति अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। दरअसल 60 के दशक में शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका यूएसएसआर की अदावत जंग के मुहाने पर थी। इसी दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा में एटमी मिसाइलों को तैनात कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। ऐसे में अगर क्यूबा की तरह निकारागुआ में पुतिन ने अपना परमाणु जखीरा पहुंचा दिया, सैन्य बेस बनाया, तो भी अमेरिका में एटमी कोहराम मचना तय है। हैरानी इस बात की भी है कि जिस तरह परमाणु हथियारों को एक्टिव किया जा रहा है, जिस तरह एटमी वेपन्स की होड़ लगी है, उसके बाद भीषण तबाही का काउंटडाउन ऑन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बर्फ हट चुकी है, मौसम साफ होने के साथ ही युद्ध में एक नई तेजी भी आ रही है। यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करने की कोशिशें तेज कर चुका है और पुतिन इसके बदले की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर बेलगोरेद पर हमले की कोशिश हुई। रूस ने बेलगोरेद के करीब खार्किव पर पलटवार करके बदला लिया, लेकिन दूसरी तरफ रूस एक महायुद्ध की तैयारी भी करने लगा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान से रूस ने मदद मांगी है। दोनों देशों से हथियारों की डील हुई है। मॉस्को से लेकर रूस के कई इलाकों में एयर डिफेंस की नई सिरे से तैनाती भी की जा रही है। वर्ल्ड वॉर का अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। सबूत नहीं है, दावे नहीं है, खबरें कंफर्म नहीं है, लेकिन धमाकों के शोर ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है। यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रूस का बेलगोरोद गुरुवार की रात अचानक ब्लास्ट की आवाज से थर्राने लगा। जमीन शांत थी, लेकिन आसमान धधक रहा था। बेलगोरोद की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने आग उगलना शुरू कर दिया था और आसमान में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। बेलगोरोद के आसमान में मिसाइलें थी या आत्मघाती ड्रोन, ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन कुछ तो था जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन छूने से पहले ही नष्ट कर दिया। गुरुवार की रात बेलगोरोद में 9 धमाकों की आवाज आई। आसमान में हो रहे सभी 9 धमाके बेहद शक्तिशाली थे। बेलगोरोद की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से फायरिंग हो रही थी। बेलगोरोद में लगातार धमाकों से 20 मिनट तक दहशत मची रही।
धमाकों की आवाज से गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। बेलगोरोद में यूक्रेन कई बार ड्रोन से अटैक कर चुका है, इसलिए अब रूस ने यहां कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। गुरुवार को बेलगोरोद में जो धमाके हुए उससे जाहिर हो गया कि रूस की जमीन को दहलाने की एक और कोशिश हुई। रूस में एक और घटना हुई जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और यूक्रेन पर साजिश का शक हो रहा है। ये तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की हैं, जहां अचानक एक भयंकर आग लगी। गैरेज और हैंगर में लगी इस आग से रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन फौरी तौर पर रूस ने अपना बदला बेलगोरोद के करीबी इलाकों में लिया है। रूस ने खार्किव पर मिसाइलों की बरसात कर दी। खार्किव में रूस की तरफ से लगातार मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने 11 बार मिसाइलों से हमला किया। खार्किव बेलगोरोद से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलगोरोद पर खार्किव से ही हमला होता रहा है। खार्किव के कई अहम ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया है। खार्किव में जो हमला हुआ उसे रूस के बदले की कार्रवाई का ट्रेलर माना जा रहा है। रूस ने नेटो और यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर का सायरन नॉर्थ कोरिया देगा वेपन। किम जोंग अमेरिका से बदले के लिए बेताब है, लगातार मिसाइल धमाके कर रहा है। पुतिन ने मौके की नजाकत को भांपते हुए किम से हथियारों की डील शुरू कर दी है। किम जोंग ने अमेरिका को जख्म देने के लिए जिन हथियारों को बनाया है, अब वही हथियार पुतिन को मिलने वाले हैं और पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ अपने बारूद का इस्तेमाल देखकर किम जोंग के दिल को सुकून तो जरूर मिलेगा, लेकिन रूस हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद भी करने वाला है। किम जोंग पुतिन को 24 तरह के हथियार देने वाला है। बारूद के बदले में रूस किम जोंग को अनाज देने वाला है। रूस नॉर्थ कोरिया को खाने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा। डील हो चुकी है। पुतिन को किम जोंग जंग का सामान देंगे जिससे यूक्रेनी फोर्स और नेटो सेना की जान ली जा सके। बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों की सप्लाई करेंगे, जिसमें खाने का सामान, दवाएं और कई जरूरी चीजें होंगी। वर्ल्ड वॉर का प्लान, नए ड्रोन देगा ईरान। अमेरिका का एक और दुश्मन पुतिन की हर डिमांड पूरी करने में लगा है और वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने रूस के लिए अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल रखा है। अब रूस और ईरान में फिर नए सिरे से डील हो रही है। रूस ने ईरान से शहीद 131 ड्रोन की नई डील की है। बुधवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। रूस बदले में ईरान को Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 71 बार शहीद ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि मंगलवार को शहीद ड्रोन के 15 अटैक में से 14 को एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन को लेकर कितनी बड़ी डील हो चुकी है और भविष्य में रूस को ड्रोन की कितनी बड़ी खेप मिल सकती है। रूस सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए रूस में भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। मिसाइलों की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। रूस की कंपनियों को एयर डिफेंस बनाने को कहा गया है। रूस की जमीन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन अटैक से रूस सतर्क है। मॉस्को की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मॉस्को में S-500 एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। मॉस्को की सुरक्षा में अब S-400 का अपग्रेडेड वर्जन तैनात है। मॉस्को में जमीन से हवा में मार करने वाली S-350 मिसाइलें भी तैनात हैं। एक स्पेशल रेडार स्टेशन भी दिन रात काम कर रहा है। एक तरफ रूस तैयारी में जुटा है तो दूसरी तरफ एक महायुद्ध की आशंका में अमेरिका ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। व्हाइट हाउस से इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिकी नागरिकों को रूस छोड़ने को कहा गया है। अमेरिकी नागरिकों को 24 घंटे में वापस लौटने को कहा गया है।
रूस और यूक्रेन में मौसम साफ हो चुका है, बर्फ हट चुकी है। मौसम में गर्माहट आने के साथ ही माहौल भी गर्म है और माना जा रहा है कि रूस अब आर पार की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज बाखमुत से आया है। MLRS से ड्रोन को मार गिराने का वीडियो। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने बोला रूस पर MLRS से अटैक। यूक्रेन का रूसी शाहिद ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा भी यूक्रेन ने जारी किया है। रूस पर हमले का यह वीडियो। यूक्रेन रूस की जंग में हर दिन हालात बदल रहे हैं। महाविनाशक हमले का वक्त हर घंटे के साथ करीब आता नजर आ रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर रूस और यूक्रेन एक वॉर सेंटर पर एकमत नहीं हुए तो 48 घंटे बाद ही पूरी दुनिया महाविनाश को सच होता देखेगी। ये वॉर सेंटर है नीपर नदी के किनारे स्थापित ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां स्थिति खतरनाक स्तर पर है। अब अगर यहां कुछ अनहोनी हुई तो इसके लिए ना तो रूस जिम्मेदार माना जाएगा, ना ही यूक्रेन। क्या है ज़ैपोरिज़िया NPP की मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। प्रेसिडेंट पुतिन का शुरुआत से अब तक फोकस इसी जगह पर है। पहले मकसद था डॉनबास रीजन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क और मारियोपोल की पावर सप्लाई पर फुल कमांड के साथ नीपर नदी से लेकर पूरे पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करना। लेकिन अब मकसद है बिना न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किए महाविनाश। सिर्फ 48 घंटे बाकी, फिर यूक्रेन की तबाही। ये मियाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की तबाही की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तबाही रूस की ज़ैपोरिज़िया पर गिरती मिसाइल से नहीं आएगी। ना ही इस तबाही के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बल्कि इस तबाही का कारण बनेगा खुद यूक्रेन, जिसने बारूदी भविष्य के आकलन में गलती की है। उसी यूक्रेन को पूर्वी क्षेत्र के हालात को समझने में नाकामी हासिल हुई है और अब महाविनाश के कगार पर खड़े रहकर यूक्रेन सिर्फ नतीजों का इंतजार कर रहा है। आखिर कैसे वक्त ने यूक्रेन का विनाश तय कर दिया, इससे विस्तार से देखिए। ज़ैपोरिज़िया पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार रूस की घातक मिसाइल ज़ैपोरिज़िया पर गिर रही है। रूसी हमले में रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। सैन्य गतिरोध न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास तक पहुंच गया है। इसलिए रूसी मिसाइल से न्यूक्लियर प्लांट को भी खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि रूस की मिसाइल फोर्स ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाकर अटैक की रणनीति अपनाई है, जिसमें न्यूक्लियर विस्फोट की आशंका अभी तक टल गई है। यही वजह है कि महाविनाश का कारण रूसी मिसाइल के बनने की आशंका ना के बराबर है। लेकिन जो वास्तविक कारण बनने जा रहा है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का बढ़ता पारा, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने अपने दौरे के बाद स्वीकार भी किया है। इस टीम का आकलन है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सैन्य गतिविधि बढ़ रही है। सर्दी के बाद यह गतिविधि पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे न्यूक्लियर तबाही का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। लेकिन इस आकलन का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही के लिए कोई मिसाइल या बम जिम्मेदार होगा, बल्कि न्यूक्लियर प्लांट से होने वाले महाविनाश के लिए जिम्मेदार होगा सैन्य गतिविधियों का असर, जिसने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को संकट में डाल रखा है। और ये संकट दो तरह का है। इनमें पहला है बिजली का संकट। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की बिजली सप्लाई ठप है। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बैटरी बैकअप पर चल रहा है। कूलेंट सिस्टम भी पावर बैकअप के जरिए ही ऑपरेट हो रहा है, लेकिन बैकअप खत्म होते ही तापमान बढ़ने से रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएंगे और बिना किसी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हुए पूरा यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही का सामना करेगा। खासतौर पर स्प्रिंग सीजन में पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म हवा के साथ रेडिएशन भी पश्चिम की तरफ फैलने लगेगा। यानी नुकसान ठीक वैसा ही होगा जैसा कि किसी न्यूक्लियर धमाके के बाद होता है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ैपोरिज़िया में मौजूदगी इस समस्या से फिर भी निजात दिला सकती है, लेकिन जो दूसरा संकट खड़ा हुआ है वो और भी बड़ा है। ये संकट काखोकवा डैम से कूलेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए पानी की सप्लाई का ठप होना है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सप्लाई होने वाला पानी नीपर नदी के बीच बनाए गए काखोकवा रिजर्वॉयर से होता है और इस सप्लाई के लिए आमतौर पर इस डैम में पानी का लेवल 16.5 मीटर होता है, लेकिन ये स्तर घटकर 14.5 मीटर हो गया है। लेकिन इस स्तर से भी घटकर जैसे ही पानी का लेवल 13.2 मीटर तक पहुंचेगा, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का कूलेंट सिस्टम बंद हो जाएगा। यानी वाटर लेवल और घटा तो कूलेंट सिस्टम बंद होते ही महातबाही आ जाएगी। और ये आशंका ज्यादा है क्योंकि स्प्रिंग और उसके बाद के सीजन में वाटर लेवल कम होना आम बात है। वहीं डैम से पानी जिस मात्रा में लगातार छोड़ा जा रहा है वो बताता है कि कुछ ही घंटों में काखोकवा रिजर्वॉयर में पानी का लेवल 13.2 मीटर के नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स में ब्लास्ट होना तय है।
यानी आने वाले 48 घंटे यूक्रेन रूस की जंग का केंद्र बने ज़ैपोरिज़िया के लिए सबसे अहम है। तय है कि रूस बिना न्यूक्लियर अटैक किए यूक्रेन में न्यूक्लियर तबाही मचाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताने बाने में गुथी कूटनीति रूस को इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस का फाइटर व्हीकल BMP-2 उड़ा दिया है। यूक्रेनी अटैक में कई रूसी सैनिकों के नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन हो या फिर ताइवान अपने प्रतिद्वंदी रूस और चीन के सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहे थे, खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। मगर इसी बीच चीन ने एक ऐसी हाई एनर्जी वाले हथियार को तैयार किया है जिसकी मदद से सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि स्पेस तक सटीक और विध्वंसक प्रहार किया जा सकता है। यकीन मानिए, ड्रैगन के इस साइलेंट किलर का एक प्रहार दुश्मन खेमे में खलबली मचा सकता है। ड्रोन, लड़ाकू विमान या फिर बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। किसी लेजर की तरह चमकने वाली पीली सी रोशनी जिसका एक प्रहार बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। हवा में उड़ते ड्रोन, लड़ाकू विमान को खाक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हाई एनर्जी से लैस, वो भी कई लाख वॉट की। जानते हैं, जिनपिंग ने ऐसे ही विनाशक हथियार को तैयार करने का दावा किया है जिसका मकसद है अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ना। ताइवान और यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना, बिना गोला बारूद दागे, बिना जंग में हिस्सा लिए रूस को यूक्रेन पर जीत दिलवाना। जी हां, चीनी साइंटिस्ट ने एक एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार करने का दावा किया है और जानते हैं चीन इसका इस्तेमाल कहां करेगा? अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट को तहस नहस करने के लिए। जानते हैं क्यों? यूएस के स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन, ताइवान को मदद मिल रही है। इसके जरिए रूस, चीन के सैन्य ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। सैटेलाइट के इस्तेमाल से मिलिट्री लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन और ताइवान को काफी मदद मिल रही है। ऐसे में चीन ने एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार किया है जो डायरेक्ट एनर्जी के जरिए स्पेस में मौजूद सैटेलाइटों को तहस नहस कर सकता है। इतना ही नहीं, इस माइक्रोवेव वेपन के जरिए लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि चीन का माइक्रोवेव वेपन 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। ये साइलेंट किलर 10 प्लस प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली बीम किसी भी टारगेट को राख कर सकती है। असल में जिस तरीके से अमेरिकी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूक्रेन और ताइवान कर रहे हैं, रूस और चीन से जुड़ी खुफिया इंटेलिजेंस जुटा रहे हैं, ऐसे में चीन ने अब ताइवान और यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए इस भस्मासुर को तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में दोनों ही मुहाने पर खड़े सुपर पावर वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जंग में जीत हासिल की जा सके। और इस कोशिश में ना तो कोई नियम है, ना ही कोई खास रणनीति। इसीलिए जंग लड़ रहे सैनिकों को लालच देकर फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन को करीब करीब कामयाबी भी मिल गई थी। लेकिन अविश्वास की वजह से एक पायलट भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसने से बच गया। वहीं इसी जंग में दूसरी तरफ एस्टोनिया पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। देखिए ये रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की नई चाल, रूस पर मंडराया काल। जंग में सब जायज है, न नियम की परवाह होती है, न ही दुश्मन को हो रहे नुकसान की। अगर कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ जीत है। और इसी जीत के लिए यूक्रेन, रूस दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि रूस की रणनीति ने अभी तक यूक्रेन और उसके मददगार देशों को डरा रखा है, लेकिन अब ऐसा शायद ना हो और हो सकता है कि डर रूस पर हावी हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब जो चाल चली है वो रूसी रणनीतिकारों को भी मुश्किल में डाल सकती है। ज़ेलेंस्की की ये चाल है फाइटर पायलट्स की खरीद फरोख्त।
इसका ये मतलब नहीं कि यूक्रेन भाड़े के फाइटर पायलट का जंग में इस्तेमाल करेगा, बल्कि इस चाल का मतलब है रूस की एयरफोर्स को कमजोर करना, जिसमें रूस के पायलट्स को ही रिश्वत दी जाएगी और वो पायलट अपने फाइटर जेट्स को खुद खराब कर देंगे। दावा यहाँ तक है कि इस प्लान में यूक्रेन को करीब करीब कामयाबी भी हासिल हुई है। कैसे मिली ये कामयाबी, पहले इसे देखिए, फिर हम आपको यूक्रेन के इस प्लान के बारे में विस्तार से बताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर बमबारी करने वाले एक रूसी पायलट को लालच दिया गया। रूसी पायलट को $1 मिलियन की पेशकश की गई। इस डील के तहत रूसी पायलट को Su-34 बॉम्बर खराब करना था। हालांकि रूसी पायलट इस डील पर सहमत हुआ या नहीं, ये नहीं बताया गया है, लेकिन रूसी पायलट तक यूक्रेनी मैसेज पहुंचना ही अपने आप में कामयाबी के बतौर पेश किया जाने लगा। खास तौर पर उस बॉम्बर के पायलट को मैसेज देने का दावा किया गया जिसने शुरुआती चरण में यूक्रेन को करीब करीब तबाह ही कर दिया था। लेकिन ये मैसेज रूसी पायलट तक पहुंचाया कैसे गया, इसे भी समझ लीजिए। एक यूक्रेनी वॉलंटियर ने इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बताया है कि यूक्रेन के जासूस रूस के पायलट की खरीद फरोख्त के लिए एक्टिव हैं। इस प्लान को यूक्रेन ने पिछली गर्मी में लॉन्च किया और कामयाबी मिली। रूस का एक फाइटर पायलट यूक्रेनी जासूस के संपर्क में भी आ गया। बातचीत के बाद $1 मिलियन पर रूसी पायलट अपने से गद्दारी के लिए तैयार हो गया, लेकिन अविश्वास की भावना के कारण रूसी पायलट से डील पूरी नहीं हो सकी। दावे के तहत रूसी पायलट परिवार के स्थानांतरण से लेकर हर शर्त पर मंजूर था, लेकिन उसके अंतिम सवाल का जवाब यूक्रेनी जासूस के पास नहीं था, इसलिए पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई। रूसी पायलट का सवाल था, भ्रष्टाचार की स्थिति में मेरे साथ भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हालांकि इस जंग में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक ऐसा ही भ्रष्टाचार का आरोप एस्टोनिया पर भी लगा है। आरोप यह है कि अपने पुराने हथियार यूक्रेन को देकर एस्टोनिया ने न सिर्फ यूक्रेन को बेवकूफ बनाया, बल्कि नए हथियारों जितने दाम भी हासिल कर लिए। और ये आरोप यूक्रेन ने नहीं लगाए, बल्कि आरोप लगाए हैं यूरोपियन संघ के भागीदारों ने, जिनका आरोप यह है कि एस्टोनिया पुराने हथियार नए हथियारों के दाम में बेचकर अपनी सेना का उन्नयन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का मकसद होता है अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। रूस और अमेरिका भी युद्ध में यही कर रहे हैं, लेकिन अब जासूसों के जरिए प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध बहुत तेज हो गया है। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध जैसी जासूसी जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों में हादसे हो रहे हैं, रहस्यमयी मौत हो रही है और खासकर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, अहम ठिकानों पर हादसे और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। एक बार फिर अमेरिका में यही हुआ है। रूस और अमेरिका के बीच जासूसों की जंग में क्या हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में ऐसी आग की लपटें आम हो चली हैं। 30 मार्च को अमेरिका के मिनेसोटा में एक और रेल हादसा हो गया। एथेनॉल से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। एथेनॉल से भरे टैंकरों में आग लग गई। आग फैलने और आग से निकलने वाले खतरनाक धुएं की वजह से इलाके के कई मकान खाली कराने पड़े। अमेरिका इस घटना को हादसा बता रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस ट्रेन को पटरी से उतारने के पीछे रूस के जासूस हो सकते हैं। अमेरिका में सिर्फ 2023 में ही कई ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 4 मार्च को ओहायो में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। 28 फरवरी को फ्लोरिडा में प्रोपेन से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 फरवरी को ओहायो में विनाइल क्लोराइड केमिकल से भरी ट्रेन पटरी से उतरी और आग भड़क गई। 3 फरवरी को पेंसिल्वेनिया में केमिकल से भरी ट्रेन में विस्फोट हो गया। 9 जनवरी को लेक सिटी में एक ट्रेन खाली कार से टकराई और पटरी से उतर गई। बीते 3 महीने में अमेरिका में 14 से ज्यादा ट्रेन पटरियों से उतर चुकी है। ज्यादातर ट्रेन में विस्फोटक केमिकल, ज्वलनशील केमिकल भरे हुए थे। इस महीने अमेरिका के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में ही एक जासूस की हत्या हो गई। पेंटागन की पार्किंग में एक अमेरिकी जासूस की लाश मिली। जासूस की मौत रहस्यमयी हालात में हुई है। मारा गया जासूस अमेरिका का सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इससे पहले पुतिन के कई करीबियों और रूस के बड़े कारोबारियों की रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी है। पुतिन के कई करीबियों की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। रूस ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने कहा है कि पत्रकार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। मॉस्को कोर्ट ने पत्रकार इवान गेर्शकोविच को जेल भेज दिया है।
अमेरिका ने गिरफ्तारी पर रूस को प्रेस की आजादी का हत्यारा कहा है। जासूसों की जंग सबसे खतरनाक दौर में है। रूस और अमेरिका में हत्याएं हो रही हैं, आगजनी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष की दिलचस्प दुनिया को जानने के लिए पृथ्वी की स्पेस एजेंसीज हर दिन मेहनत कर रही हैं और इससे फिलहाल सबसे आगे नासा नजर आ रही है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। नासा ने मून टू मार्स ऑफिस की स्थापना कर दी है। इस ऑफिस का काम आर्टेमिस मिशन के हर चरण पर नजर रखना तो होगा ही, साथ ही मंगल ग्रह तक इंसानों को भेजने की तैयारी करना भी होगा। और भारतीयों के लिए गर्व की बात यह है कि इस ऑफिस के प्रोग्राम को एक भारतीय ही लीड कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चंद्रमा से मंगल तक छला, इंसान की पहुंच हुई आसान। अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। इस एजेंसी ने अंतरिक्ष तक इंसान की पहुंच आसान बनाने का रास्ता तैयार कर लिया है और अब इंसान की अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे ग्रहों तक पहुंच मुमकिन होगी नासा के उसी नए ऑफिस से, जिसकी स्थापना का उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इंसानी गतिविधियों की प्लानिंग और प्रोग्राम की डिजाइनिंग। स्थापित किए गए इस नए ऑफिस का नाम है मून टू मार्स, जो एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलपमेंट मिशन डायरेक्टरेट में होगा। और भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि इस मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस का प्रमुख नासा ने एक भारतवंशी को बनाया है, जिनका नाम है अमित छत्री, जो नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जिम फ्री को रिपोर्ट करेंगे। इस मून टू मार्स ऑफिस प्रोग्राम की जानकारी नासा प्रमुख और एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने जारी की है, जिनके मुताबिक चंद्रमा पर होने वाले मिशन और मंगल ग्रह पर इंसानों के उतारने के प्रोग्राम के लिए यही ऑफिस काम करेगा। अब इस ऑफिस के मुख्य काम समझ लीजिए। मून टू मार्स ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत हार्डवेयर डेवलपमेंट, मिशन इंटीग्रेशन, रिस्क एनालिसिस, आर्टेमिस मिशन के चरण पर नजर, मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी, स्पेस लॉन्च सिस्टम की तैयारी, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम और स्पेस सूट के विकास का काम होगा। यानी नासा ने तैयारी बड़े स्तर पर की है। लेकिन इसमें भारतीयों के लिए गर्व करने का अवसर देने वाले अमित छत्री का योगदान और उनकी भूमिका क्या होगी, इसे भी जान लीजिए। अमित छत्री नासा के सबसे बड़े आर्टेमिस मिशन को लीड करेंगे। मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने वाला मिशन भी उनके नेतृत्व में होगा। वो नासा के लिए आर्टेमिस के स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी सबसे बड़े रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा अमित एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम प्रोग्राम को भी बना चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित क्षत्रिय आर्टेमिस कैंपेन डेवलपमेंट डिवीजन से भी जुड़े थे। यानी नासा के इस सबसे बड़े मिशन में अमित क्षत्रिय का योगदान बहुत अहम है। वो नासा के एक ऐसे किरदार हैं जो भविष्य में अंतरिक्ष तक इंसान की उड़ान को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। खतरा गिरफ्तारी का भी है। अमेरिका के मैनहट्टन में ग्रैंड जूरी ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार को गुपचुप तरीके से पैसे देने के आरोप को सही माना और जूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी भी दे दी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर में एक नई मुश्किल आ गई है। अमेरिका में जैसा कभी नहीं हुआ वैसा ट्रंप के साथ होने वाला है। ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने को मंजूरी मिल गई है। अब ट्रंप को कोर्ट में पेश होना होगा। क्रिमिनल केस में ट्रंप की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े उपनगर मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए जाने के मामले की जांच के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत हो गई है। ट्रंप पर 2016 में एक पॉर्न स्टार को मोटी रकम देने का आरोप है कि रिलेशनशिप में रहने की बात छिपाने के लिए ये रकम दी गई। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को छवि खराब होने का डर था। ट्रंप ने पूरे मामले में खुद को बेगुनाह बताया है। ट्रंप ने जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले को सियासी साजिश करार दिया है।